जी.ई. मूर 1873 से 1958। सामान्य बुद्धि की प्रतिरक्षा, डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस, प्रत्ययवाद का खंडन, रेफ्यूटेशन ऑफ आइडियलिज्म। संक्षिप्त परिचय। जी.ई. मूर इंग्लैंड के निवासी थे। दर्शन के क्षेत्र में विश्लेषण पद्धति के अग्रगण्य प्रयोगकर्ताओं में इनकी गिनती की जाती है। इनके अनुसार दर्शन का कार्य मुख्य रूप से भाषा का विश्लेषण करना है। विश्लेषणात्मक दर्शन के अनुसार दार्शनिक समस्याओं की उत्पत्ति भाषाई प्रयोग की अस्पष्टता एवं अनेकार्थता के कारण उत्पन्न होती है। अतः दर्शन का उद्देश्य कथनों में विद्यमान अस्पष्टता एवं अनेकार्थता को स्पष्ट कर उनका निराकरण करना है। सामान्य बुद्धि की प्रतिरक्षा, डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस। 20वीं शताब्दी में ब्रिटेन में वस्तुवाद या यथार्थवाद का जन्म एवं विकास प्रत्ययवादी मान्यताओं के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। मूर सहज ज्ञान और उसके अनुरूप यथार्थवाद के प्रबल पक्षधर हैं, परंतु उन्हें यह बात बड़ी ही विचित्र लगी कि दार्शनिकों, संशयवादियों एवं प्रत्ययवादियों के विचार अक्सर सामान्य बुद्धि के विश्वासों से परे तथा विरुद्ध होते हैं। यह प्रवृत्ति प्रत्ययवाद में अपने शिखर पर पहुंच गई। प्रत्ययवादियों ने जिस तरह अपने गूढ़ विचारों को दुर्बोध तर्कों के सहारे प्रस्तुत किया, उससे हमारी सामान्य बुद्धि पकड़ भी नहीं पाती। इसलिए उन्हें सामान्य बुद्धि की प्रतिरक्षा करने की आवश्यकता महसूस हुई। सामान्य बुद्धि की प्रतिरक्षा करने का उनका ढंग भी बड़ा सरल और स्पष्ट है। इसके लिए वे तर्क जाल में नहीं उलझते। सहज ज्ञान अपनी प्रामाणिकता स्वयं प्रस्तुत करता है। इसलिए मूर के अनुसार ऐसा तर्क जो सामान्य बुद्धि के विश्वासों के खिलाफ जाता है, वह अमान्य है। यहाँ सर्वप्रथम हम यह निर्धारित करने का प्रयास करेंगे कि आखिर सामान्य बुद्धि, कॉमन सेंस का आशय क्या है। शब्दकोशों में सामान्य बुद्धि के निम्नलिखित अर्थ दिखाई देते हैं। नंबर 1, सामान्य ज्ञान एक सही व्यवहारिक निर्णय, प्रैक्टिकल जजमेंट है। नंबर 2, सामान्य समझदारी। और नंबर 3, औसत व्यवहारिक समझदारी, ए सेंस ऑफ प्रिंसिपल सैगेसिटी। बिक और होम ने फिलोसॉफिकल इंक्वायरी में बताया कि सामान्य बुद्धि का प्रयोग प्रायः 3 अर्थों में किया जाता है। नंबर 1, मनुष्य के मन में मन की रचना के कारण ही कुछ सामान्य विश्वास होते हैं, जिन्हें सामान्य ज्ञान कहा जा सकता है। नंबर 2, सोचने का एक समान तरीका। नंबर 3, कुछ समान विश्वास जो किसी समुदाय द्वारा समान रूप से माने जाते हैं। मूर ने न तो शब्दकोश में प्रयुक्त अर्थ को और न ही ब्रिक और होम के अर्थों में सामान्य बुद्धि का प्रयोग किया। वास्तव में मूर ने स्वयं सामान्य बुद्धि को न तो कहीं परिभाषित करने का प्रयत्न किया है और न ही इसे कहीं स्पष्ट किया है। लेकिन मूर सामान्य बुद्धि के बारे में जो कुछ भी कहता है, उसके आधार पर सामान्य बुद्धि के अर्थ को समझा जा सकता है। मूर कहता है कि सामान्य विश्वास वे विश्वास हैं जिन्हें सभी लोग स्वीकार करते हैं या लगभग सभी लोग विश्वास करते हैं। समाज अथवा किसी समूह द्वारा जो विश्वास समान रूप से स्वीकार किए जाते हैं, मूर के अनुसार उन्हें सहज विश्वास या सहज बुद्धि कहा जा सकता है। मूर के अनुसार जिन विश्वासों को सामान्यतः लोग स्वीकार करते हैं, जिस पर सामान्य जन विश्वास करते हैं, वे पूर्णतः सत्य हैं। लेकिन मूर आगे ये भी कहते हैं कि इस तरह के सभी विश्वास सामान्य विश्वास नहीं कहे जा सकते हैं। किसी समय सभी लोगों के द्वारा मान्य विश्वास आज गलत सिद्ध हो गए हैं। जैसे एक समय था जब लोग मानते कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जो अब असत्य सिद्ध हो चुका है। अब केवल सार्वभौम रूप से स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है। जब वह यह कहता है कि जिसे लगभग सभी सत्य मानते हैं, तो भी केवल इसके आधार पर सामान्य बुद्धि के स्वरूप का निर्धारण नहीं होता। जैसे अधिकांश लोग ईश्वर को मानते हैं, लेकिन यह सामान्य बुद्धि का विश्वास नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे विश्वास हैं जो आरंभ से अभी तक सत्य हैं, उन्हें हम सामान्य बुद्धि का विश्वास कह सकते हैं। यहाँ उल्लेखनीय है कि मूर सहज ज्ञान का समर्थन किसी विशेष पारिभाषिक या तकनीकी अर्थ में नहीं करते हैं। वस्तुतः मूर ने सहज ज्ञान का समर्थन साधारण अर्थ में किया है। साधारणतः व्यक्ति जिस अर्थ में इन विश्वासों को लेता है और जिस अर्थ में वह इनका प्रयोग करता है, उसी अर्थ में मूर ने इसका समर्थन किया है। ऐसे विश्वासों में सहजता एवं स्वाभाविकता होती है और इनका संबंध हमारे वास्तविक जीवन से होता है।
मूर ने अपने लेख सहज बुद्धि की प्रतिरक्षा डिफेंस ऑफ कॉमन सेंस में कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत कर यह बताया है कि आखिर किस प्रकार के विश्वास सामान्य विश्वास के अंतर्गत आते हैं। इन उदाहरणों को 2 सूचियों में वर्गीकृत किया गया है। पहली सूची स्वयं के अनुभवों के संबंध में है, जबकि दूसरी सूची दूसरों के अनुभवों के संबंध में है। इसमें पहली सूची भी 2 भागों में विभाजित है। पहली सूची नंबर ए, इसमें स्वयं से संबंधित अनुभव हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि यह एक जीवित मानव शरीर है। यह शरीर मेरा शरीर है, जिसका जन्म अब से कुछ वर्ष पहले हुआ था। जब से इसका जन्म हुआ है, इसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन शरीर वही है। जन्म से आज तक पृथ्वी की सतह पर ही रहा है, इत्यादि। नंबर बी, इसमें वैसे उदाहरणों को रखा गया है जो वस्तुओं के बारे में मेरे अनुभवों से संबंधित हैं। इस सूची में वह कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे जन्म से विविध प्रकार के अनुभव हुए। मुझे अपने और अन्य के विषय में ज्ञान होते रहते हैं। मैं स्वप्न देखता हूँ, विचार करता हूँ, कल्पना करता हूँ आदि। मेरे मन में अनेक विश्वास हैं। इनमें कुछ सत्य हैं, कुछ असत्य हैं। मैं जानता हूँ कि इस जगत में मेरे अतिरिक्त अन्य वस्तुएं एवं अन्य व्यक्ति हैं जो मुझे उनकी भी अनुभूति होती है। दूसरी सूची में दूसरों के अनुभवों से संबंधित उदाहरण हैं। इस सूची में मूर यह कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त जो अन्य मनुष्य हैं, वे भी इस जगत के बारे में जानते हैं और विश्वास करते हैं, जैसे मैं करता हूँ। जैसे मुझे अन्य वस्तुओं एवं व्यक्तियों का अनुभव होता है, उसी प्रकार अन्य व्यक्तियों को भी अन्य वस्तुओं एवं अन्य व्यक्तियों का अनुभव होता है। उपर्युक्त दोनों सूचियों को देखने के बाद सहज विश्वास के स्वरूप को व्याख्यायित करते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि सहज विश्वास का तात्पर्य वैसे विश्वासों से है जिन्हें प्रत्येक व्यक्ति अपने विषय में जानता है तथा अन्य मनुष्यों एवं वस्तुओं के बारे में जानता है। सभी व्यक्ति यह मानते हैं कि वस्तुओं की सत्ता है, अन्य व्यक्तियों की सत्ता है। प्रत्येक व्यक्ति निश्चित रूप से यह जानता है कि वह पृथ्वी पर है और पृथ्वी उसके जन्म के बहुत पहले ही अस्तित्ववान है। सभी यह मानते हैं कि अन्य व्यक्तियों की सत्ता है, इसमें परिवर्तन होता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति यह भी मानता है कि देश और काल की वास्तविक सत्ता है। अतः सामान्य बुद्धि के आधार पर मूर ने अपने वस्तुवाद को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। सामान्य ज्ञान की विशेषताएं। मूर ने स्वयं भी सामान्य बुद्धि या सहज विश्वास की कुछ विशेषताएं बताई हैं जो इसके स्वरूप का कुछ संकेत करती हैं। नंबर 1, यह ज्ञान ऐसा है जिसे प्रायः साधारण बुद्धि का प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करता है। इसके संबंध में सार्वभौमिक स्वीकृति होती है, लेकिन बहुमत वाले सभी विश्वासों को सामान्य बुद्धि नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कई बार प्रचलित मान्यताएं अंधविश्वास सिद्ध हो जाती हैं। सामान्य बुद्धि के विश्वास वे हैं जिन्हें आरंभ से आज तक सभी मानते आए हैं। साथ ही सार्वभौमिक स्वीकृति का आशय साधारण बुद्धि वाले मनुष्यों के विश्वास से ही है। यदि अवयस्क एवं विकृत चित्त वाले व्यक्तियों को ऐसा ज्ञान न हो तो इससे सामान्य ज्ञान की सार्वभौमिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य ज्ञान का प्रयोग साधारण अर्थ में ही किया जा रहा है। जिन विश्वासों को सामान्य ज्ञान कहा जा रहा है उनका यहाँ वही अर्थ लिया जा रहा है जो उनका साधारण प्रचलित अर्थ है। यहाँ किसी तकनीक या गुण अर्थ को नहीं ग्रहण किया जा रहा है। जैसे यह मेरा शरीर है, इसका साधारण प्रचलित अर्थ ही सामान्य ज्ञान है। ये विश्वास हमेशा सत्य होते हैं। ऐसा नहीं है कि चूंकि हम इन्हें जानते हैं इसलिए ये सत्य हैं, अपितु इनकी सत्यता स्वयं सिद्ध है। नंबर 4, मूर यह कहते हैं कि सामान्य ज्ञान की प्राप्ति की कोई निश्चित विधा नहीं है। यदि इसकी प्राप्ति की विधा निश्चित हो पाती तो वे सामान्य न होकर विशेष ज्ञान होता। फिर भी मूर इतना तो मानते ही हैं कि इन विश्वासों का साक्षात ज्ञान होता है। नंबर 5, मूर यह भी कहते हैं कि इन विश्वासों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। तर्कों के आधार पर इनका समर्थन नहीं किया जा सकता। अपितु तर्कों के आधार पर तो आलोचक इनमें से कई विश्वासों का खंडन भी कर सकते हैं। वस्तुतः सामान्य ज्ञान के संदर्भ में जितनी भी बातें कही जा रही हैं वे तर्क आधारित न होकर स्वयं भी सामान्य ज्ञान ही है। सहज ज्ञान के समर्थन में मूर के तर्क। मूर ने सहज ज्ञान की स्थापना एवं समर्थन के लिए तर्कों की कोई एक सूची नहीं दी है। उनकी अलग अलग कृतियों में कुल मिलाकर 6 प्रकार के तर्क मिलते हैं। उन तर्कों को यहाँ निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर 1, सार्वभौमिक स्वीकृति से संबंधित तर्क, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। मूर ने इसका प्रयोग 2 रूपों में किया है। नंबर 1, सामान्य बुद्धि क्या है और नंबर 2, इसकी प्रामाणिकता के निर्धारण का आधार क्या है। मूर के अनुसार जिन विश्वासों को सभी लोग मानते हैं और जिनका आज तक कोई खंडन नहीं हुआ है वह निश्चित रूप से सत्य है। जैसे सभी लोग यह मानते हैं कि वे जिस जगत में रहते हैं उसमें बहुत सी वास्तविक वस्तुएं हैं। जगत में उनके समान अन्य व्यक्ति भी हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो भौतिक वस्तुओं को न मानता हो, चूंकि सभी इन विश्वासों को मानते हैं, अतः यह सत्य है। यहाँ किसी आगमनात्मक या निगमनात्मक तर्क की आवश्यकता नहीं। नंबर 2, बाध्यकारी स्वीकृति से संबंधित तर्क, कंपल्सिव एक्सेप्टेंस। कुछ ऐसे विश्वास हैं जिन्हें मानने के लिए हम बाध्य हैं, हम उनका खंडन नहीं कर सकते हैं। हम दार्शनिक रूप से भले ही यह मान लें कि वे असत्य हैं, लेकिन व्यवहारिक जीवन में उन्हें असत्य नहीं माना जा सकता। उदाहरण स्वरूप हमें बाध्य होकर यह मानना पड़ता है कि पानी पीने से प्यास बुझती है, आग में हाथ डालने से हाथ जलता है, भोजन करने से भूख मिटती है। नंबर 3, इंद्रिय अनुभव पर आधारित तर्क, आर्गुमेंट फ्रॉम सेंस एक्सपीरियंस। बहुत से दार्शनिकों का ऐसा मानना है कि हमारा ज्ञान केवल इंद्रिय संवेदनाओं तक सीमित है। इंद्रिय संवेदनाओं के बाहर हमारा ज्ञान नहीं जा सकता, क्योंकि अपरोक्ष रूप से तो हम जानते हैं कि वह इंद्रिय संवेदना ही है। ऐसी स्थिति में हमें किसी बाह्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता। मूर के अनुसार इंद्रिय संवेदनाओं से ही यह सिद्ध होता है कि इंद्रिय संवेदनाओं के अलावा कोई वस्तु है जो स्वयं इंद्रिय संवेदना नहीं है। संवेदना किसी वस्तु की होती है। इस स्वरूप में संवेदन होने का अर्थ ही है संवेदनाओं का अतिक्रमण करना। जब हमें मेज की संवेदना होती है या इंद्रिय अनुभव प्राप्त होता है, तो इस इंद्रिय अनुभव से यह भी सिद्ध होता है कि मेज है। मेज इंद्रिय अनुभव नहीं है, बल्कि मेज के कारण ही इंद्रिय अनुभव संभव होता है। यदि मेज न हो तो मेज का इंद्रिय अनुभव भी नहीं होगा। इस प्रकार इंद्रिय संवेदना स्वयं ही अपने से परे वस्तु को सिद्ध करती है। मूर के अनुसार यह सही है कि इंद्रिय कभी कभी हमें भ्रमित करती है, परंतु इस भ्रम का निराकरण भी इंद्रिय अनुभव से ही होता है। नंबर 4, स्वप्न से संबंधित तर्क, आर्गुमेंट फ्रॉम ड्रीम। कुछ दार्शनिकों का मत है कि हो सकता है जो हम देख रहे हैं वह स्वप्न हो। इसके अनुसार जैसा हमें जागृत अवस्था में अनुभव होता है, वैसा ही अनुभव हमें स्वप्न में भी होता है। दूसरे शब्दों में, स्वप्न और वास्तविक अनुभव में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है। डेकार्ट ने अपनी पद्धति में इस तर्क का उपयोग किया था। मूर कहते हैं कि इससे भी सामान्य विश्वास का खंडन नहीं होता। इसके लिए मूर 2 प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। पहले मूर यह कहते हैं कि यदि वास्तव में मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो यह भी सत्य है कि जब मैं जग रहा हूँ तभी मैं कहता हूँ कि मैं खुश पहले मूर ये कहते हैं कि यदि वास्तव में मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो यह भी सत्य है कि जब मैं जग रहा हूँ तभी मैं कहता हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे सामने व्यक्ति है। यदि मैं जाग नहीं रहा हूँ तो मैं ऐसी स्थिति का व्याख्यान नहीं कर सकता। मूर आगे कहते हैं कि जो मैं स्वप्न देख रहा हूँ वह वास्तव में सत्य हो सकता है, भले मैं जानूँ या ना जानूँ। मान लिया जाए कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे सामने व्यक्ति है और मैं कुर्सी पर बैठे बैठे सो गया। उसी समय मैं स्वप्न देखता हूँ कि मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, मेरे पास व्यक्ति है। इससे सिद्ध होता है कि स्वप्न में जो कुछ दिख रहा है वह वास्तव में सत्य हो सकता है। केवल स्वप्न कह देने से इस विश्वास का खंडन नहीं हो जाता। मूर पुनः ये कहते हैं कि यह कहना गलत है कि यह संपूर्ण जीवन या हमारा समस्त अनुभव स्वप्न मात्र है। यदि हमारा समस्त अनुभव स्वप्न है तो हम इसे स्वप्न भी नहीं कह पाएंगे। मूर का तर्क है कि स्वप्न को तभी स्वप्न कहते हैं जब वह जागृत से भिन्न होता है। यदि स्वप्न से भिन्न वास्तव में कोई यथार्थ अनुभव न हो, तो फिर हम स्वप्न और जागृत में न तो अंतर कर पाएंगे और न स्वप्न और जागृत के बारे में कुछ कह पाएंगे। स्वप्न शब्द तभी सार्थक है जब जागृत अवस्था का अनुभव हो। नंबर 5, असंगति या पारस्परिक विरोध पर आधारित तर्क, आर्गुमेंट फ्रॉम इनकंसिस्टेंसी। मूर कहते हैं कि सामान्य बुद्धि के विश्वासों का विरोध करने पर तार्किक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की असंगतियां उत्पन्न हो जाएंगी। नंबर ए, वैचारिक तार्किक या दार्शनिक असंगति। कुछ दार्शनिकों ने सामान्य ज्ञान के विश्वासों का खंडन किया है। संशयवादी ह्यूम कहते हैं हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्तियों की सत्ता है। मूर का आक्षेप है कि इस वाक्य में हम शब्द किसके संबंध में प्रयुक्त हो रहा है। यही तो वह व्यक्ति है जो दूसरी ओर व्यक्तियों की सत्ता के विषय में संशय भी किया जा रहा है। अतएव जब सबसे संशयवादी यह कहते हैं कि निश्चित ज्ञान की संभावना नहीं है, तब भी वे कम से कम अपने मत को तो निश्चित ज्ञान मान रहे होते हैं। यह तार्किक रूप से असंगत है। इसी प्रकार कुछ दार्शनिक काल की सत्ता का खंडन करते हैं, जबकि उसकी यह खंडन प्रक्रिया भी किसी काल में ही संपन्न होती है। अतः यहाँ यही तार्किक विसंगति है कि जिसका खंडन किया जा रहा है वो उस खंडन प्रक्रिया में भी उसे पहले ही मान लिया गया। नंबर बी, व्यवहारिक असंगति। कुछ दार्शनिकों के अनुसार देश और काल असत हैं, परंतु मूर कहता है कि ऐसा मानना विसंगतिपूर्ण है। यदि देश को न माना जाए तो हमारे स्थान या दूरी संबंधी कथन निरर्थक हो जाएंगे।
जैसे वह विद्यालय गया, मैं 2 किलोमीटर से चलकर आ रहा हूँ, इत्यादि। इस प्रकार यदि काल को न माना जाए तो हमारे इस कथन का क्या अर्थ है कि इस समय 10 बज रहे हैं, मैंने 6 बजे नाश्ता किया, इत्यादि। पुनः यदि बाह्य वस्तु की सत्ता नहीं मानी जाए तो हम अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को भी पूरा कैसे करेंगे, उन्हें अभिव्यक्त भी कैसे कर पाएंगे। स्पष्ट है कि सामान्य बुद्धि के विश्वासों का खंडन करने पर हमारे व्यवहारिक जीवन में ही कठिनाई एवं व्याघात आने लगेंगे। नंबर 6, दृढ़ विश्वास पर आधारित तर्क, आर्गुमेंट फ्रॉम कन्विक्शन। सामान्य बुद्धि के विश्वास ऐसे विश्वास होते हैं जिन्हें हम दृढ़ता के साथ स्वीकार करते हैं। इन्हें चाह कर भी हम छोड़ नहीं सकते। अगर हम इसके विरोध में कोई भी सिद्धांत भी प्रतिपादित करते हैं तो भी इसे मानने के लिए व्यवहारिक दबाव बना रहता है, क्योंकि इन्हें न मानने पर हमारा व्यवहारिक जीवन कठिन हो जाता है। कोई चाहे जितना प्रबल तर्क प्रस्तुत करे, हमें यह सहज विश्वास होता है कि यह मेरा दायां या मेरा बायां हाथ है। यदि मैं इस पर विश्वास न करूं तो फिर मैं इसका प्रयोग भी नहीं कर सकता, परंतु ऐसा करना संभव नहीं है। इसी आधार पर मूर कहता है कि सामान्य बुद्धि के विश्वास सत्य हैं। आलोचना। मूर के सामान्य बुद्धि के प्रतिरक्षा संबंधी मत को कई दार्शनिकों द्वारा आलोचनाएं की गई हैं। नंबर 1, यद्यपि मूर भाषा के साधारण अर्थ का समर्थन करते हैं, परंतु वे स्वयं सामान्य बुद्धि के विश्वास का प्रयोग करते समय उसके लिए साधारण अर्थ का उल्लंघन करते हैं। मूर के समर्थक भी कहते हैं कि मूर ने कॉमन सेंस का प्रयोग असाधारण अर्थ में किया है। नंबर 2, मूर ने कॉमन सेंस शब्द का गलत प्रयोग किया है। उनके अनुसार ऐसा विश्वास जिसे प्रायः सभी लोग मानते हों कॉमन सेंस कहा जा सकता है, परंतु वस्तुस्थिति इसके विपरीत हो सकती है। नंबर 3, मूर ने कॉमन सेंस सामान्य बुद्धि के समर्थन में जो तर्क दिए हैं वे परस्पर घुले मिले हैं। ये पूर्णतः पृथक पृथक रूप में इनका समर्थन नहीं करते। इनमें से कोई भी युक्ति दार्शनिक दृष्टिकोण की दृष्टि से सहज ज्ञान की प्रामाणिकता को सबलता के साथ स्थापित नहीं करती। नंबर 4, विटगेनस्टीन के अनुसार मूर का कोई भी तर्क संतोषजनक नहीं है। इनके अनुसार जो दार्शनिक ये कहते हैं कि जड़ पदार्थ या अन्य मनुष्य नहीं है या देश और काल असत है, वस्तुतः ऐसा नहीं है कि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है और वे इसलिए इसका खंडन कर रहे हैं। वस्तुतः उनकी समस्या का कारण संप्रत्यात्मक भ्रम, कॉन्सेप्चुअल एरर है। जब तक ये संप्रत्यात्मक भ्रम समाप्त नहीं होता तब तक किसी भी दार्शनिक सिद्धांत का खंडन नहीं हो सकता। अतः आवश्यक है कि पहले समस्या के मूल अर्थात संप्रत्यात्मक भ्रम को दूर किया जाए। मूर ने ऐसा प्रयास नहीं किया है। विटगेनस्टीन के अनुसार वास्तव में दार्शनिक समस्याएं भाषा के स्वरूप को न समझ पाने के कारण उत्पन्न होती हैं, इसलिए दार्शनिक समस्याएं एक प्रकार की पहेली या मानसिक उलझन है। उनको समाप्त करना आवश्यक है। जब तक इन मानसिक उलझनों को समाप्त नहीं किया जा सकता तब तक केवल उदाहरण देकर सार्वभौमिक विश्वासों के आधार पर यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि सामान्य ज्ञान के विश्वास निर्णायक विश्वास हैं। नंबर 5, तार्किक भाववादी रुडोल्फ कार्नेप के अनुसार 2 तरह के प्रश्न होते हैं। नंबर 1, आंतरिक प्रश्न और नंबर 2, बाह्य प्रश्न। जब हम व्यापक रूप से किसी सिद्धांत को मान लेते हैं तो उसके अंतर्गत जो समस्याएं आती हैं उसका समाधान उस सिद्धांत में निहित बातों से ही कर सकते हैं। ऐसे समाधानों को हम आंतरिक समाधान कहते हैं। परंतु जब उस सिद्धांत पर ही कोई प्रश्न उठाया जाता है तो उसका समाधान दूसरे तरीके से किया जाता है। जैसे हम मानते हैं कि जड़ वस्तुएं हैं, हम यह भी मानते हैं कि चेतन वस्तुएं भी हैं। ऐसी स्थिति में कोई यह प्रश्न पूछ सकता है कि यह वस्तु जड़ है या चेतन। इसका आंतरिक प्रश्न के आधार पर उत्तर दिया जा सकता है। जैसे बर्कले के अनुसार जड़ वस्तुएं नहीं हैं, जो वस्तुएं हैं वे प्रत्ययों के समूह हैं। यहाँ बर्कले भी ये कह रहे हैं कि यह मेज है, लेकिन यह जड़ वस्तु नहीं है बल्कि प्रत्ययों का समूह है। यहाँ मूर बर्कले की पूरी सैद्धांतिक मान्यता पर ही प्रश्न उठा देते हैं, परंतु विशेष उदाहरणों को देकर ऐसे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मूर के द्वारा प्रस्तुत तर्क एवं प्रमाण सतही हैं, दार्शनिक स्तर पर उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।